एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत आनंद आ रहा है आपको YouTube पर सुनते हुए। आपकी वाणी में प्रेम एवं सच्चाई हमेशा महसूस हो रही है। ऐसे ही हमें YouTube से या जैसे भी अवसर प्राप्त होगा तो आपके पास, आपके साथ सामने बैठकर सत्संग के लिए आएंगे। हमारा प्रश्न ये है कि आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, पर जो सांप्रदायिकता में कैद हैं, जो अपने धर्म को जिहाद का नारा लगा के छोटे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती उसमें घसीट कर ले जाते हैं और जिहाद के लिए उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते, उनको खेलने नहीं देते, इस सब से हटाकर उनको एक आतंकी बना देते हैं। उनको कैसे समझाएं या इस सब को जड़ से कैसे मिटाएं? ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ बच्चे, उनके माता पिता, उनके परिजनों को समझना चाहिए कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। जो कश्मीर में इस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बच्चे, उनका परिणाम भयानक हो रहा है और इस मुहिम में शामिल करने वाले नए नए तरीके एवं हथकंडे अपनाते रहते हैं। उनको फंडिंग भी मिलती है। तो कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे ये रास्ता निकले समाधान का, कैसे प्रेमपूर्ण ढंग से समझाया जाए। क्योंकि बच्चा बंदूक लिए जवान या फौजी के सामने खड़ा हो जाए तो उसे क्या मार ही दिया जाए? एक संवेदनशीलता की बात भी बार बार उठती है। और दूसरी बात, कोई नेता के बच्चे कभी फौज में भर्ती क्यों नहीं होते? क्योंकि बातें करना बहुत आसान है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास माहौल देखेंगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कृपया समझाएं, ये कश्मीर की समस्या, ये समस्या अपने देश की है, इस पर स्पष्टता देने की कृपा करें। देखिए, समस्या गंभीर है और गंभीर समस्याओं को गंभीरता से ही हल किया जा सकता है। जज्बाती होकर, भावावेश में इन समस्याओं पर कोई भी समाधान नहीं निकलता और किसी भी समस्या की जड़ में हमको जाना पड़ता है, उसके रूट कॉजेज में जाना पड़ता है, तभी उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और हल किया जा सकता है। समस्या कश्मीर की जैसी बात करी, बिल्कुल वाजिब है, जेन्युइन है। आजकल उसी का चर्चा हर तरफ है, तो उस पर बात समझना भी बहुत जरूरी है। कश्मीर क्या एक जमीन का टुकड़ा है? क्या हम उसे एक जमीन का टुकड़ा मानकर हैंडल करेंगे कि हमको कश्मीर तो चाहिए, हमको कश्मीरी लोग नहीं चाहिए? अभी तो यही माहौल बना है कि कश्मीर तो अपना देश का हिस्सा है, लेकिन कश्मीरी उनसे एक दुश्मनी, उनसे एक वैर भाव, और ये सब हमारा मीडिया और हमारा जो भी ये सूचना तंत्र है और यहाँ तक कि जो सरकारी तंत्र है, वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं से चिंगारी डालने का काम करता रहता है। अभी मैंने जब समाचार देखे तो मुझे हैरानी हुई कि जो कश्मीरी बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं या जो कहीं काम कर रहे हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं, उनको भी वहाँ से भगाने हटाने की बातें हो रही हैं। जो कहीं व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाने की, और यहाँ तक कि मेघालय का गवर्नर है तथागत राय, वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके वो ऐसी बात करते हैं जो लोगों के अंदर वैमनस्य फैलाती है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे ट्वीट के बाद तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। अब देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। तो ये गवर्नर साहब ट्वीट करते हैं, गवर्नर हैं,
समझदार होने चाहिए, जिम्मेदार होने चाहिए, लेकिन नहीं। लिखते हैं कि एन अपील फ्रॉम ए रिटायर्ड कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी, डोंट विजिट कश्मीर, डोंट गो टू अमरनाथ फॉर द नेक्स्ट 2 years, डोंट बाई आर्टिकल्स फ्रॉम कश्मीर एम्पोरियम और कश्मीरी ट्रेड्समैन who come every winter, boycott everything Kashmiri, I am inclined to agree। उन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि कश्मीर का जो भी सामान है उसे नहीं खरीदिए, कश्मीर एम्पोरियम मत जाइए, अमरनाथ 2 साल के लिए मत जाइए, उनसे व्यवसाय मत करिए, उनका बायकाट करिए। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना बात एक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति करता है, और वो बीजेपी के पूर्व नेता भी हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। कोई अगर विरोध में कोई बात लिखता है जो कि आज़ादी स्वतंत्रता हो सकती है अभिव्यक्ति की, उसको हम गिरफ्तार करते हैं, उसको जेल में डालते हैं। या कोई प्रश्न भी पूछे कि भाई ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, जो कि प्रश्न पूछना भी अधिकार है, तो आजकल माहौल है उसको भी आप राष्ट्रद्रोही कहिए, उसको भी कहिए देश के खिलाफ बात कर रहा है। और एक गवर्नर लिखता है ऐसी बात, क्या हर कश्मीरी को आप आतंकवादी करार देंगे? कश्मीर चाहिए आपको, कश्मीरी लोगों का बायकाट कर देंगे, जमीन का टुकड़ा चाहिए। यही तो समस्या के जड़ में है, यही तो उसके मूल में है। कुछ लोग हर जगह कहीं भटकते हैं, कुछ लोग हर जगह कहीं अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन वो क्यों चुन लेते हैं इस पर हमें देखना पड़ेगा। कश्मीर के लोगों से हमको बात करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, उनसे हमें सारी चीज़ें बड़े ही मोहब्बत से देखनी पड़ेंगी कि क्या समस्या है, क्यों पढ़े लिखे बच्चे अपनी जान देने के लिए आमादा हो जाते हैं। जान देना मामूली नहीं होता। आप कहें कि जिहाद के नाम पर दे देते हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो हम कर लेना ब्रेन वॉश, हम करें किसी अच्छे काम के लिए ब्रेन वॉश लोगों का, हम नहीं कर पाते। मैं भी कोशिश करता हूं कि लोगों का ब्रेन वॉश कर दूं अच्छे काम के लिए, नहीं होता। जान देना आसान नहीं है, लेकिन जब कहीं कोई कौम और उसके बच्चे जान देने पर आमादा हो जाएं अपनी शांत जिंदगी जीने के बजाय, तो ये सोचने का मसला होता है कि समस्या क्या है, क्या है, क्यों नहीं जीना चाहता व्यक्ति। आपको बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उस मसले को। अब ये जो प्रवृत्ति है, जो एक व्यक्ति ट्वीट कर देता है और चारों तरफ वो बात फैलती है और वही माहौल भी बना हुआ है। मैंने जब समाचार देखा तो हैरानी हुई, दुख भी हुआ कि कश्मीरी बच्चे सहमे हुए हैं, घर से नहीं निकल रहे, उनको खाने को नहीं, लोग पढ़ाई छोड़कर वापस लौट रहे हैं। तो आप उनके अंदर एक आक्रोश पैदा करेंगे, उनको अलग थलग करेंगे, उनको आर्थिक रूप से तोड़ देंगे, उनको आप शिक्षा नहीं लेने देंगे, उनको आप विकसित नहीं होने देंगे, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि आतंकवाद ना हो। ये तो हैरान करने वाली बात है। आप किसी को तोड़ेंगे, मजबूर करेंगे, खत्म करेंगे, तो वो जीने की कोई ना कोई जद्दोजहद करेगा और प्रतिक्रिया करेगा, बदला लेगा। आप बदला लेने की बात करते हैं। हर जगह एक ऐसा राष्ट्र प्रेम जो किसी बाढ़ वाले पानी की तरह सड़कों पर बह रहा है, ऐसा राष्ट्रवाद काम का नहीं। राष्ट्रवाद बड़ा ही गंभीर मसला है और मैं भी उसका समर्थक हूं। मैं कहता हूं राष्ट्रवाद होना चाहिए, प्रखर राष्ट्रवाद होना चाहिए, बहुत इंटेंस नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा इसकी बात तो करिए, इसको समझिए। तो ये केवल झंडा और लड़ाई का सवाल नहीं है। जब आप इंटेंस नेशनलिज्म में आएंगे, प्रखर राष्ट्रवाद में आएंगे, तो वो होगा अपने देश से मोहब्बत। देश से मोहब्बत का मतलब होगा देशवासियों से मोहब्बत। मोहब्बत शांति के साथ होगी, सौहार्द के साथ होगी, लोगों को जोड़ने के साथ होगी, वो होगा देश प्रेम। हम राष्ट्रगान में लिखते हैं, जिसको हमने स्वीकार किया रविंद्रनाथ
का लिखा हुआ जन गण मन, तो इसमें जन कहाँ जाएगा, उसका मन कहाँ जाएगा जन का? हम उसको तोड़ेंगे। हम जनगण मन को ही जब तोड़ देंगे, उसके टुकड़े करेंगे, उसको विभाजित करेंगे, उसको आपस में लड़ाएंगे, तो वो राष्ट्रवाद तो नहीं होगा। असली राष्ट्रवाद एक बहुत चिंतन का विषय है और वो निश्चित ही प्रेम पर खड़ा है। अब आज की बात करिए तो लोग कहेंगे कि प्रेम की बात मत करिए, ये वक्त प्रेम की बात का नहीं, ये युद्ध का है, ये युद्ध का मसला है। 40 के बदले हमको 4000 सिर चाहिए। अरे भाई, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप कहां रहते हैं? आपको जानकारी क्या है? युद्ध बच्चों का खेल है। युद्ध ऐसे नहीं होते। युद्ध आजकल तलवार से नहीं लड़े जाते कि तुम जाकर 4000 सिर काट लाओगे। युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते कि तुम सीमा पर जाके बॉर्डर पर लड़ोगे। आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड युद्ध है। पाकिस्तान छोटा है, तुम कहते हो पाकिस्तान ही हर समस्या की जड़ है। अब वो जड़ क्यों है, वहां क्यों चीजें हुई, उसको भी समझना पड़ेगा, उस पर भी अभी हम आते हैं लौट कर। लेकिन अब इसको देखो कि वो जड़ है, तुम कहते हो उससे युद्ध कर लो। युद्ध करना तुम्हें लगता है बड़ा आसान खेल है। हाँ, ये अलग बात है कि विश्व की महानतम सैन्य शक्तियों में से इस समय भारत है, अपना देश। पाकिस्तान हमसे कमजोर है थोड़ा, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है। वो भी एटॉमिक पावर है, उसके पास भी सारे अस्त्र शस्त्र हैं, पूरी तरह से वो भी सुसज्जित है, तैयार है। और अब लड़ाइयाँ ये हाथों से नहीं होती हैं, ये टेक्नोलॉजी से होती हैं, बटन दबाने से होती हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर परमाणु बम की लड़ाई ना भी हो, क्योंकि परमाणु बम की लड़ाई बड़ा मसला है, उससे अंतर्राष्ट्रीय सवाल खड़े होते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है, और जो भी कंट्री उसका पहले इस्तेमाल करेगी उसके पूरी तरह से अलग थलग हो जाने की, बायकाट कर दिए जाने की बहुत सारी संभावनाएं खुली हैं। तो ये तो मान के चला जा सकता है कि पहली बार परमाणु बम का उपयोग करने से कोई भी देश हिचकिचाएगा। लेकिन है तो, बम तो है, ताकत तो है, और कब किसके दिमाग में पागलपन चढ़ जाए और वो बटन दबाने पे आदेश दे डाले तो कोई नहीं जानता। अब परमाणु बम गिरेगा तो क्या होगा, ये तो आप कॉमन सेंस से जानते हैं। 4000 सिर नहीं लाएंगे आप, ना इधर से ना उधर से। और जो आजकल टेक्नोलॉजी है, हम मिसाइल्स का यूज करते हैं और सारी मिसाइल्स कंप्यूटराइज्ड हैं, टारगेट ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल प्रिसाइज गूगल मैप से चलती हैं। वो जहां पर उनको जाना है वहीं पर जाएंगी मिनट्स में। लड़ाई कितनी देर चलेगी आपको लगता है? दिनों, सालों? तो आपको ज्ञान नहीं है, तकनीक का ज्ञान नहीं है। लड़ाई 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। तैयारी में थोड़े जद्दोजहद माहौल, और जैसा हमको लगता था कि ये सीमा पर थोड़ी फायरिंग हो जाती है, ये सब तो चलेगा, ये तो दिनों चल सकता है, महीनों चल सकता है। लेकिन अगर गंभीर लड़ाई पर आमादा हो गए दो देश, और भारत पाकिस्तान जैसे, तो 2-4 मिनट की लड़ाई, बस 2-4 मिनट की लड़ाई में कोई भी देश जो चपेट में आएगा, और दोनों ही आएंगे, हम लोग 200-300-400 साल पीछे चले जाएंगे अपने विकास की यात्रा में। 200-300-400 साल इतनी कीमत देने के लिए आप तैयार हैं? ये जो सो कॉल्ड तथा कथित लोग सड़कों पर नारे लगाते घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जिनको लगता है कि युद्ध करो, पाकिस्तान पे जाके आक्रमण कर दो, मार डालो पाकिस्तान को, खत्म कर दो, नक्शे से मिटा दो। अरे भाई, उनकी भी सारी मिसाइल्स आपके सारे इंपॉर्टेंट जो भी सिटीज हैं उन पर टारगेटेड हैं, फिक्स्ड हैं। ये होता है, हमारी भी फिक्स्ड हैं। एक बटन दबाएंगे, वो हमारा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सिटी, सब नेस्ता नाबूद। हम दबाएंगे, उनके लाहौर, कराची वगैरह वगैरह सब, उनके पास तो फिर भी कम है, हम तो उनका थोड़ा कम नुकसान करेंगे। यानी कि वो तो वैसे ही बेचारे अपनी समस्याओं से, आर्थिक तंगी से और वहाँ के बिखराव से जूझ रहे हैं, तो आप उनके 1-2 शहर नष्ट करेंगे। बटन दबेंगे, मिसाइल्स निकलेंगी लोडेड अपने वेपन से, जिसमें एटॉमिक वेपन भी हो सकते हैं, कोई भी वेपन हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक सारे वेपन, और इतने वो टारगेट फिक्स हैं, सब अभी के अभी फिक्स, सब कंट्रीज ने करके रखे हुए।
अमेरिका ने करके रखे हैं, पाकिस्तान ने, चाइना ने, सब ने कहीं से कहीं की रेंज वो ले सकते। तो आप सोचते हैं कि अगर गंभीर से गंभीर युद्ध का मसला हुआ तो इससे बात खत्म हो जाएगी, रुकने वाली है? नहीं रुकेगी, क्योंकि फिर आप छेड़ते जाएंगे, उत्तेजना बढ़ती जाएगी, तो बस कुछ बटन दबेंगी और कुछ शहर नेस्तनाबूद हो जाएंगे, कुछ शहर तबाह हो जाएंगे, शहर के लोग तबाह हो जाएंगे। हम कितना पीछे लौटेंगे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आजकल लड़ाई आसान नहीं है। युद्ध की बात पहले फिर भी कोई मसला हुआ करती थी कि युद्ध करो तो कोई हल निकलेगा। आज के वक्त में केवल युद्ध का माहौल बनाया जाता है। युद्ध कोई देश करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई कर नहीं पाएगा। अभी हमारे पास अमेरिका और रशिया जैसी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अमेरिका रशिया ने काफ़ी उस पर काम किया, चाइना भी बहुत काम कर रहा है उसके ऊपर। इन लोगों के पास एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पूरी है कि अगर उधर से मिसाइल छूटती है तो इनका भी टारगेटेड उसको हवा में ही क्रैश करके ख़त्म करें। लेकिन वो भी कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। चूक हो सकती है जरा सी भी। हमारे पास अभी उतनी तकनीक नहीं, यानी कि वो तबाही तो आएगी। उस तबाही के बाद आप कहां पहुंचेंगे, कभी इस पर कोई सोचता है? अब ये समस्या पैदा कहां से होती है, आप इसकी जड़ में जाएं, सारे पहलू बिंदुवार देखें। उत्तेजना का विषय नहीं है ये। जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाया जाता है, अभी तो इसको हमने एक हिंदू मुस्लिम रंग भी दे दिया है, सांप्रदायिक रंग भी दे दिया है। तमाम लोग, जिम्मेदार लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिमों के डीएनए में ही खराबी है कि युद्ध कर रहे हैं, वो ख़त्म कर देंगे, पॉपुलेशन को कैप्चर कर लेंगे, एक दिन हिंदू मिट जाएगा और मुस्लिम ही मुस्लिम रह जाएंगे। बड़ा टेरर दिखाया जाता है। और हमको लगता है कि नहीं भाई, लड़ाई तो होनी चाहिए, ये तो गलत बात है। मुस्लिम ऐसे तो पहले भी अत्याचार करते रहे और अभी करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन क्या हर मुस्लिम गलत है? और फिर ताकत का भी अंदाजा आपको होना चाहिए ना, केवल बातों से नहीं होता। अभी आज के अखबार में फोटो मैंने देखी, ज़्यादा मैं न्यूज़ चैनल देखता नहीं, मैं तो देखता ही नहीं, न्यूज़ देखना बंद कर दिया, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मेरे हिसाब से सब गड्ढे में जा चुका है, जिसमें जरा भी तत्व नहीं है, जरा भी बुद्धि की बात नहीं होती है। एक आध लोग, एक आध चैनल थोड़ा बहुत छोड़ दें तो सब टाइम वेस्ट है। तो मैं न्यूज़ नहीं देखता, हाँ अखबार देखता हूँ। तो आज ही के अखबार में मैंने देखा, हमारे प्रधान सेवक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के गले लिपटे हुए फोटो आप देखेंगे तो वो बंदा उतना नहीं लिपटा हुआ है जितने हमारे प्रधान सेवक लिपटे हुए हैं। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको रिसीव करने जाते हैं। इनको जाने का नहीं था, प्रोटोकॉल तोड़ के उसको रिसीव करने जाते हैं और आप कहते हैं मुस्लिमों को मिटा देना है, उनके खिलाफ युद्ध करना है। उनकी ताकत देखिए, दुनिया के 195 देशों में 50 से ज्यादा देश मुस्लिम बाहुल्य आबादी के, 50 से ज्यादा, 2 अरब से ज्यादा उनकी आबादी। उनकी ताकत है, उनकी प्रेजेंस है। दुनिया का बड़े से बड़ा ब्रांड अपने नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट पर हलाल का मेंशन करता है। बड़े से बड़ा होटल आप दुनिया में कहीं चले जाइए, वो बताएगा कि पोर्क नहीं है यहाँ पर, या हम पोर्क सर्व नहीं करेंगे। आप जाइए अपना वेजिटेरियन खाना ढूंढिए, वैष्णव खाना ढूंढिए अपना। हाँ कहीं कहीं मिलेगा आपको, इंग्लैंड, कनाडा और जहाँ थोड़ी आपकी आबादी ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसी प्रेजेंस नहीं है पूरे विश्व में। 50 मुस्लिम आबादी के बाहुल्य देश हों इस धरती पर, तो उनको आप हल्के में लेंगे। और आपको लगता है कि लड़ाई जो है वो बड़ी आसान होने वाली है। आपको लगता है कि चीन जो है ना, उसने मुस्लिमों को बड़ा ठीक से रखा है। नहीं, चीन तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर आप लड़ाई लड़ें तो केवल आजकल लड़ाई वन डायमेंशनल नहीं होती। तो क्या लगता है उसमें चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा?